बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रीडिंग पैसेज वन, टेस्ट वन। बुक है हम लोगों की 5। सबसे पहले हम लोग अपना टास्क 1 करेंगे जॉनसन्स डिक्शनरी। आपको मैंने हमेशा से बताया है कि आप लोगों ने सबसे पहले हमेशा टाइटल को पढ़ना है। टाइटल क्या है? जॉनसन्स डिक्शनरी। अब हम यहाँ पे सारी की सारी जॉनसन्स की डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। कीवर्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स। सबसे पहले आप लोग कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। उसके बाद जो आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जो भी वर्ड बोला जा रहा है आपने उसको भी अंडरलाइन करना है। पास्ट एंड फ्यूचर जो इसमें मोस्टली बात होती है और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की होती है। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे बेस किए गए होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। इससे ये होगा कि हम लोग अपना जो टास्क हम लोगों ने 20 मिनट में कंप्लीट करना होता है उसको हम लोग 15 मिनट में कंप्लीट कर लिया करेंगे। जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सबको अंडरलाइन कर लें। जी, मैंने आप लोगों के लिए कुछ कुछ इसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। उससे ये होगा कि मुझे भी समझने में आसानी हो जाएगी और आप लोगों को भी समझने में आसानी हो जाएगी। जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सबको हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया है। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 13। सबसे पहले आपने क्या करना होता है? स्टेटमेंट को पढ़ना। चूज 3 लेटर्स ए टू एच। आप लोगों ने ए से एच तक जो है इन सबको पढ़ना है और इसमें से 3 लेटर्स जो है वो आप लोगों ने चूज करने हैं। राइट योर आंसर इन बॉक्स 1 to 13 ऑन योर आंसर शीट। एन बी का मतलब है नोटेबल। योर आंसर में बी गिवन इन एनी ऑर्डर। अब आप लोगों ने जो आंसर लिखना है वो किसी भी ऑर्डर में, ए बी सी डी, सी बी ए, सी डी ई, कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी सी अगर आप लोगों का आंसर है तो आप लोग क्या कर सकते हो? सी बी ए भी लिख सकते हो, बी ए सी भी लिख सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। जॉनसन्स डिक्शनरी है और विच 3 स्टेटमेंट्स। अब हम लोगों ने क्या करना है? फोकस रखना है। 3 कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जिसके ऊपर यहाँ पे बात की गई है। अब देखें जॉनसन्स की ट्रू स्टेटमेंट्स किधर है। पैराग्राफ नंबर 6 में आ जाए। द वर्क वॉज इमेंस, फिलिंग अबाउट 80 लार्ज नोटबुक्स एंड विदाउट अ लाइब्रेरी टू हैंड। जॉनसन्स रोड द डेफिनेशंस ऑफ ओवर 40,000 वर्ड्स। उसने क्या किया? 40,000 वर्ड्स तक उसने डेफिनेशंस लिखी थी एंड इलस्ट्रेटेड देयर मैनी मीनिंग्स विद सम 1,14,000। और जो उसने डेफिनेशंस लिखी थी उनके उसने 1,40,14,000 उसने उसकी बाकायदा मीनिंग्स भी बताए थे। ड्रॉन फ्रॉम इंग्लिश राइटिंग ऑन एवरी सब्जेक्ट। उसने हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग वर्ड्स बताए थे। अब जैसे आप लोग एक वर्ड के 100 सिनोनिम्स निकाल सकते हो तो इसी तरह सेम उसने भी किया था। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू अचीव कंप्लीट ओरिजिनलिटी। वो कंप्लीट ओरिजिनलिटी जो है वो उसको एक्सपेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वर्किंग टू अ डेडलाइन, वो जो डेडलाइन है उस पर काम कर रहा था। ही हैड टू ड्रा ऑन द बेस्ट ऑफ ऑल प्रीवियस डिक्शनरी। उसने जितनी भी पहले वाली डिक्शनरी थी उससे अच्छी डिक्शनरी बनाई थी। एंड टू मेक हिज वर्क वन ऑफ हिस्टोरिक सिंथेसिस। उसने अपना काम जो है वो दुनिया में सबसे यूनिक बनाया। इन फैक्ट इट वॉज वेरी मच मोर अनलाइक his predecessors. Johnson treated English very practically as a living language with many different shades of meaning. अब जो जॉनसन था उसने क्या किया था? उसने उसको काफ़ी डिफरेंट शेड्स दी। ही adopted his definitions on the principles of English common law according to precedent. After his publication his dictionary was a series। अब देखिए सबसे पहले उसने क्या किया था? वर्किंग टू अ डेडलाइन। यहाँ पे क्या है? उसने डेडलाइन पे काम किया था। देयर वाज अ टाइम लिमिट। डेडलाइन का मतलब क्या है? टाइम लिमिट था। और कोटेशंस ड्रॉन फ्रॉम इंग्लिश राइटिंग ऑन एवरी पेपर फ्रॉम द एलिजाबेथ टू हिज ओन टाइम। हिज ओन टाइम मतलब ये कि उसने अपने टाइम पे ये काम किया था। कंटेम्प्ररी।
ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू अचीव कंप्लीट ओरिजिनलिटी, वो कंप्लीट ओरिजिनलिटी जो है उसको अचीव नहीं करना चाहता था। उसके बाद उसने क्या किया था, जॉनसन ट्रीटेड इंग्लिश वेरी प्रैक्टिकली एज अ लिविंग लैंग्वेज विद मैनी डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग्स। अब उसने क्या किया था, उसको एक ही मीनिंग को काफ़ी सारे रंग दे दिए थे। सबटेलिटीज ऑफ मीनिंग मतलब बारीकियाँ, तो उसने बड़ी ही बारीकी से काम किया था। अब हमारे पास तीन आ गए हैं, एक वर्किंग टू अ डेडलाइन, दूसरा हमारे पास आ गया है जॉनसन रीडिंग वेरी एज अ लिविंग लैंग्वेज डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, और तीसरा जो हमारे पास आया है टू हिज ओन टाइम। अब हम तीन जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर देंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, इट फोकस्ड मेनली ऑन लैंग्वेज फ्रॉम कॉन्टेम्प्ररी टेक्स्ट हिज ओन टाइम। उसने किस पे फोकस किया था, अपने टाइम की लैंग्वेज के ऊपर। सबसे पहले हमारा एक आंसर है डी। दूसरा उसने क्या किया था, देर वॉज अ टाइम लिमिट फॉर इट्स कम्प्लीशन, उसके जो कम्प्लीशन की टाइम लिमिट को उसने देखा था। नेक्स्ट जो है वो, इट टुक इनटू अकाउंट सबटेलिटीज ऑफ मीनिंग, उसने क्या किया था, जो मतलब था उसकी बारीकियों को गौर से देखा था। ये एंड वाली लाइन देख लें, विद मैनी डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग्स। तो ये हमारा जो आंसर है वो पैराग्राफ नंबर 6 में है, और क्या नाम है इसका, तीन जो हैं हमने इसी पैराग्राफ 6 के अंदर से निकाल लिए। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 to 7 पे। कंप्लीट द समरी, चूज नो मोर देन टू वर्ड, दो लफ्ज़ों से ज़्यादा आपने अब यहाँ पे चूज़ नहीं करना। हमेशा स्टेटमेंट को पढ़ें, स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बात की है, नो मोर देन टू वर्ड्स। अब दो लफ्ज़ों से यहाँ पे आपने ज़्यादा चूज़ नहीं करना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आंसर क्या क्या आ सकते हैं। राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 4 to 7 ऑन योर आंसर शीट। ये है हमारी समरी, इसको हम क्या कहते हैं, समरी। और ये सबसे इजी होती है, इसको आप लोग इजीली कर सकते हैं। इन 1974 जॉनसन्स एक्सेप्ट, अब हम देखेंगे 1974 सबसे पहले किधर है। 1974, ये 64 आ गया, 1974 accepted the contract to produce a dictionary. Having a rented garage, he took a number of dash who stood at a long central desk. अब जब stood का word आएगा आपने हमेशा देखना है standing, इसका सिनोनिम क्या आ सकता है, standing। जब standing आए तो इसका मतलब stood। हम लोग जाएंगे number of dash and who stood at a long central desk, 1964। ये आ गया हमारा 1964। यहाँ पे देखते हैं ज़रा, James Boswell, his biographer, described the garret where Johnson's worked as fitted up like a counting house with a long desk. ये देख लें ज़रा, यहाँ पे क्या आया, long desk, long central desk, running down the middle at which the copying clerks would work standing up. Standing means stood, तो यहाँ पे क्या है, clerks। हमारा आंसर इसका क्या आ गया, number of clerks या copying clerks। नेक्स्ट पे ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। जॉनसन्स डिड नॉट हैव अ डैश अवेलेबल टू हिम बट इवेंचुअली प्रोड्यूस डेफिनेशंस ऑफ इन एक्सेस ऑफ 40,000 वर्ड्स। अब हम देखेंगे 40,000 वर्ड्स किधर है और 80 लार्ज नोटबुक्स किधर है। तो 80 लार्ज नोटबुक्स ये हैं और 40,000 वर्ड्स ये हैं। अब देखेंगे हमने सर्च क्या करना है यहाँ पे। जॉनसन्स डिड नॉट हैव अ डैश, हैव अ डैश अवेलेबल टू हिम, लार्ज नोट्स पे एंड विदाउट अ लाइब्रेरी टू हैंड, उसके पास क्या नहीं था, लाइब्रेरी। आंसर क्या है, डिड जॉनसन्स डिड नॉट हैव लाइब्रेरी। नेक्स्ट पे है जरा डेफिनेशन ऑफ 40। ऑन पब्लिकेशन द डिक्शनरी वाज इमीडिएटली हेल्ड, इमीडिएटली मतलब इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज, उसको जल्दी पहचाना गया था। इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज थ्रू आउट यूरोप, पूरे यूरोप में, एज आ लैंडमार्क अकॉर्डिंग टू हिज बायोग्राफर। अब जो उसका बायोग्राफर था उसने क्या कहा है उसके बारे में, जेम्स बॉसवेल, जॉनसन्स प्रिंसिपल अचीवमेंट वाज टू ब्रिंग डैश टू द, उसका जॉनसन्स प्रिंसिपल, जेम्स वॉस जॉनसन्स प्रिंसिपल अचीवमेंट वाज टू ब्रिंग डैश टू द इंग्लिश लैंग्वेज। अब वो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लेके आना चाहता था। अब देखेंगे हम लोग जेम्स बॉसवेल किधर है और जॉनसन्स प्रिंसिपल किधर है। जेम्स बॉसवेल,
ये देख ले, यहाँ पे आ गया बॉसवेल और उसका प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड इंग्लिश। For all its faults and centuries, his two-volume work is masterpiece and a landmark in his own words, setting the orthography, displaying analogy, regulating structures, and asserting the significance of English words. It is the cornerstone of standard English, an achievement which, in James Boswell words, conferred stability on the language of his country. Conferred meaning was to bring, conferred का क्या है, लेके आना, stability on the language of his country। तो वो अपने country में क्या लेके आना चाहता था, stability। तो आंसर क्या है हम लोगों का यहाँ पे, was to bring। एज अ रिवार्ड फॉर हिज वर्क ही वॉज ग्रांटेड अ डैश बाय द किंग। अब उसको किंग ने क्या रिवार्ड किया था, किंग जॉर्ज, फेमस एंड सो वेल एस्टीम्ड दैट हिज फ्रेंड्स वर एबल टू प्रिवेल अपॉन किंग जॉर्ज टू ऑफर हिम अ पेंशन। उसने उसको क्या ऑफर किया था, पेंशन। ग्रांटेड मीन्स ऑफर, पेंशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 टू, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर है 8 to 13, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है, जो क्वेश्चन में भी दिया गया है और पैसेज में भी दिया गया है। फॉल्स स्टेटमेंट क्या होती है, जो क्वेश्चन में दिया गया और पैसेज में भी दिया गया लेकिन गलती से गलत लिख दिया गया। मिडिल क्लासेस की जगह पे हाई क्लासेस हो सकता है। नॉट गिवन क्या होता है, जो स्टेटमेंट दी ही ना गई हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द मिडिल क्लास लेड टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर डिक्शनरीज। पैराग्राफ नंबर 3 में आ जाए ज़रा क्वेश्चन, पैराग्राफ नंबर 3 1 to 3। Beyond the practical need to make order out of chaos, the rise of dictionaries is associated. Rise of dictionaries is associated with the rise of the English middle class. The growing importance of middle class is led to an increase. Increase का मतलब है rise। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, ये ट्रू है। द जॉनसन्स हैज़ बिकम मोर वेल नोन सिंस हिज डेथ। जब तक वो मतलब उसके मरने के बाद भी वो फेमस था। तो अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर किधर है। जॉनसन्स हैज़ बिकम मोर वेल नोन सिंस हिज डेथ। पैराग्राफ नंबर 3 में देख लें, इसके लास्ट लाइन पे देखें ज़रा। लेक्सिल as well as social and commercial, it is highly appropriate that Dr. Simmel Johnson, the very model of an 18th century literary man, as famous in his own time as in ours, वो अपने टाइम पे फेमस, शुड हैव पब्लिश हिज डिक्शनरी एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ द मिडिल क्लास। तो वो क्या था, 18th सेंचुरी में फेमस, इन द 18th सेंचुरी। वेल नोन वो 18th सेंचुरी में था, उसकी डेथ तक वो वेल नोन नहीं था। तो हमारा आंसर ये क्या है, फॉल्स है। जॉनसन्स हैड बीन प्लानिंग टू राइट अ डिक्शनरी फॉर सेवरल ईयर्स। देखें, जॉनसन्स की प्लानिंग की कोई बात हुई है। जॉनसन्स वाज पोएट एंड क्रिटिक हु रेज्ड कॉमन सेंस, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोगों का ये आंसर क्या है, नॉट गिवन है। जॉनसन सेट अप एन अकेडमी टू हेल्प विद द राइटिंग ऑफ हिज डिक्शनरी। क्या उसने अकेडमी बनाई थी। The task of producing a dictionary on such a large scale seemed impossible without the establishment of an academy to make decisions about right and wrong. Johnson decided he did not need an academy. उसने academy नहीं बनाई थी। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, फॉल्स है। अब ये हम फॉल्स, ट्रू, नॉट गिवन जो है ये कंप्लीट लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे एन लिख दिया तो आप लोगों ने एग्जाम में कंप्लीट लिखना है। जॉनसन्स ओनली रिसीव्ड पेमेंट फॉर हिज डिक्शनरी ऑन इट्स कंप्लीशन। जब उसकी डिक्शनरी कंप्लीट होगी थी तब उसने उसकी पेमेंट ली थी। अब देखेंगे उसने पेमेंट कब ली थी। साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द, साइन द कॉन्ट्रैक्ट, जॉनसन साइन द कॉन्ट्रैक्ट, किधर गया। Johnson signed the contract for the dictionary with the bookseller Robert Dosley at a breakfast held at the Golden Anchor, Inner Holborn, 18। He was paid 1,575 in installments। तो उसको क्या इंस्टॉलमेंट्स में मिला था। तो ये आंसर क्या है हम लोगों का,
फॉल्स है। यहाँ पे कहते हैं रिसे ओनली, कंप्लीशन नहीं है यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट का वर्ड आएगा। नॉट ऑल ऑफ द असिस्टेंट सर्वाइव टू सी द पब्लिकेशन, जितने भी असिस्टेंट थे वो जिंदा नहीं रहे थे उसकी पब्लिकेशन तक। यहाँ पे देख लें ज़रा पैराग्राफ नंबर 5 में लास्ट पे, ही वॉज आल्सो हेल्प बाय 6 असिस्टेंट्स, उसके कितने असिस्टेंट थे? 6, 2 ऑफ होम डाइड विलेज द डिक्शनरी वॉज स्टिल इन प्रिपरेशन, दो उसमें से फोर्थ हो गए थे उसकी कंप्लीशन तक। तो हमारा आंसर इसका क्या है? ट्रू है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 13। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।